नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जिस टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो क्या भारत स्ट्रैटेजिक प्रेशर में है? आज का एक बड़ा सवाल स्ट्रेट टॉक के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसका उत्तर ढूंढने की भी कोशिश करेंगे, आप दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वक्त में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर आ रहे हैं और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, तो ये जब इतनी क्रूशियल घड़ी है और इसमें वो नई दिल्ली पहुंच रहे हैं और भारत और रूस जो वार्षिक सम्मेलन है उसमें हिस्सा लेंगे। बहुत सारी उम्मीदें भारत की तरफ से भी हैं, बहुत सारी उम्मीदें रूस की तरफ से भी हैं और ऐसे में नज़रें गड़ी हुई हैं यूएस के रिएक्शंस की भी, क्योंकि ये अमेरिका ही है जिसने भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारी भरकम टैरिफ लगाया है और जिस वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं रुपए के गिरावट के रूप में ज़बरदस्त झटके भी लग रहे हैं। तो आइए पहले कुछ सवाल और कुछ फैक्ट्स अपने दर्शकों के सामने रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जिस जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात भारत के बारे में की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस अविश्वास और संघर्ष से भरी दुनिया में भारत का जो सबसे भरोसेमंद साथी है, मित्र है रूस, उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जबकि यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, वो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। यानी कि भारत और रूस दोनों तरफ से ही ये स्पष्ट है कि दोनों ही देश एक दूसरे के लिए बहुत ही खास हैं, बहुत ही अहमियत रखते हैं। अमेरिकी टैरिफ से जूझता भारत, ऐसे में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के कई अहम मायने हैं। तो इन अहम मायनों को समझने की कोशिश को आगे बढ़ाएंगे स्ट्रेट टॉक के जरिए। रूस ने पहले ही अपनी यात्रा से पहले ही रूसी राष्ट्रपति ने नो लिमिट्स पार्टनरशिप का ऑफर भारत के सामने रख दिया है। यानी कि अब भारत को फैसला करना है कि इस नो लिमिट्स पार्टनरशिप के ऑफर में वो किस लिमिट तक आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत अभी तक किसी भी खेमे में खुद को जो है नहीं फिट करना चाहता, बल्कि वो नॉन अलाइनमेंट से अब मल्टी अलाइनमेंट की जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसी पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। चीन के साथ जब भारत की जटिल जो स्थिति है, अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को लेकर जिस तरीके से चीन और भारत में विवाद देखने को मिला है, इस बीच में भी, इस बैकड्रॉप में भी भारत की यात्रा पर पुतिन आ रहे हैं। और पहले भी हमने देखा है कि गलवान संघर्ष के बाद जिस तरीके से भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही थी, रूस की मदद से ही दोनों देशों में जो रिश्ते हैं भारत और चीन के, वो सामान्य होना शुरू हुए थे। और अमेरिकी दबाव के बीच भी अब रूस से कैसा और कितना व्यापार होगा, ये पूरी दुनिया भारत से जो है टकटकी लगाकर ये समझना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिमी देश भी जो लगातार रूस को आइसोलेट करने की कोशिश करते आ रहे हैं, अब पुतिन के लिए भी भारत आना एक ऐसा मैसेज रूस की तरफ से माना जा रहा है कि वो पश्चिमी देशों को उनकी नाकाम कोशिशों के लिए ये संकेत दे रहे हैं कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे, रूस जो है एक महाशक्ति के रूप में जो है बना हुआ है। हालांकि जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अमेरिका की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन रूस जो है वो अपनी स्थिति से हिलता हुआ नजर नहीं आता। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रुनई से लॉ प्रोफेसर, ब्रुनई यूनिसा के लॉ प्रोफेसर हैं प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद, और हमारे साथ जुड़ रहे सुनील शुक्ला, सीनियर जर्नलिस्ट। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शुरुआत में प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद आपसे ही करना चाहती हूँ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच रहे हैं और सबसे पहली बात ये हो रही है कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो इस अविश्वास से भरी दुनिया में सबसे अधिक अभी इनका ऐसा लग रहा है कि टेस्ट से गुजर रहे हैं, परीक्षा से गुजर रहे हैं, क्योंकि किस्म का दबाव जो है अमेरिका भारत पर बना रहा है भारत के फैसलों पर, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, नो लिमिट्स पार्टनरशिप का ऑफर तो आ चुका है रूस से। ऐसे में इस ऑफर को स्वीकार करते हुए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन को प्रोटोकॉल तोड़ते हुए रिसीव करने पहुंचेंगे? ये बड़ा नमस्कार जी, आपके श्रोताओं को सबको नमस्कार जी। जो सवाल आपने किया ये बड़ा मैं समझता हूँ कि मैं इसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन अगर वो पहुँच जाते हैं तो बहुत अच्छा गेस्चर होगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँच जाएं तो एक बहुत अच्छी मैसेज दुनिया को जाएगी। और अमेरिका का जो प्रेशर है हमारे ऊपर, तो ठीक है, अमेरिका तो वैसे भी नाराज हो रहा है
और अमेरिका के नाराज होने का जितना भी भुगतान है हम भुगत रहे हैं, उसमें कोई, लेकिन इस वक्त जरूरत है एक बड़े मजबूत साथी की, हमारे लिए भी और रशिया के लिए भी। हम भी आइसोलेशन में कुछ हो चुके हैं और रशिया भी आइसोलेशन में। इस वक्त हमारी पुरानी जो दोस्ती है अगर वो प्रगाढ़ हो जाए तो हम दोनों के लिए बहुत बेहतर होगा। हमारा रिश्ता आप अगर देखें तो रशिया से बहुत पुराना है और 19 सेंचुरी से शुरू होता है। और हमारी तो मुझे याद है कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि एम्बेसी हमारी 1862 में बन गई थी मॉस्को में, और वहाँ बहुत बड़ा जो मॉस्को का जो कैंपस है वो बहुत पुराना है और बहुत पुराना बना हुआ है। फिर हिंदुस्तान आज़ाद होता है तो उस वक्त के जो रिश्ते हमारे और प्रगाढ़ होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बहन को वहाँ भेजा था, पंडित नेहरू के नाम है भूल रहा हूँ उनकी सिस्टर का, तो वो वहाँ गई एम्बेसडर। और फिर विजय लक्ष्मी पंडित, हाँ विजय लक्ष्मी पंडित, और उसके बाद वो उस वक्त के साथ हमारी दोस्ती और मजबूत होती गई। उधर अमेरिका का बहुत दबाव था क्योंकि उस वक्त कोल्ड वार चल रही थी दुनिया में और पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, और उसमें हमारे ऊपर पूरा दबाव था। जैसे पाकिस्तान तो चला ही गया उस ग्रुप में, लेकिन हम खड़े रहे, नॉन अलाइंड अपनी संस्था अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया हम लोग और नॉन अलाइंड के जरिए, लेकिन हमारी दोस्ती अब रशिया के साथ रही। और वो दोस्ती टेस्ट की गई 71 की लड़ाई में, जब हिंदुस्तान जो पाकिस्तान की जो ईस्ट पाकिस्तान है और जहाँ पर पाकिस्तान ने वहाँ बहुत ही जो बर्बरतापूर्ण कदम उठाया, और जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जो उस वक्त एक्शन लिया उसमें हमारे साथ खड़ा रहा रशिया। और उसका जो एडवेंचरिज्म कर उस वक्त भेजा था अमेरिका ने अपना फ्लीट, उसका वो वापस होना पड़ा। और मुझे याद है दिसंबर का महीना ही था जब हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ था रशिया से 1971 में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारी इस वक्त भी जो डिफेंस के जो हमारे जो एम्यूनिशन है उसके 60 to 70% जो है हम आज भी रशिया से खरीदते हैं। और जितने भी हमारे पुराने हथियार हैं और पुरानी इक्विपमेंट्स हैं उसमें आज भी पुराने कल पुर्जे हमको रशिया से ही जरूरत पड़ती है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारी एक ऐसी मैसेज दुनिया को जाए कि हमारे जो पुरानी दो शक्तियां एक साथ हो रही हैं तो हम दोनों मुल्कों के लिए बहुत बेहतर होगा ये, और ये बहुत अच्छे समय पे हो रहा है और इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो जी जो एक सवाल है कि जियोपॉलिटिक्स की जो एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसका प्रदर्शन करते हुए पीएम मोदी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, या फिर किस तरीके के करार और जो तेल खरीद को लेकर पेनाल्टी यूएस की तरफ से लगाई गई है, और कहीं ना कहीं अमेरिका इस पूरे जो विजिट को है वो बहुत ही पैनी नज़र से देख रहा होगा। सुनील सर, आप कैसे देख रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उनका विदेश मंत्रालय जयशंकर के जरिए, हमें याद है कि चीन की यात्रा पर जब गए थे तो साथ में जयशंकर नहीं थे, लेकिन अब जब दिल्ली आ रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन और चीन के साथ, आपको पता है कि अरुणाचल को लेकर अब हाल ही में एक विवाद हुआ है, ऐसे में इन तमाम बैकड्रॉप में परिस्थितियों में रूस को लेकर किस तरीके का यहाँ पर जो हम तस्वीरें हैं उम्मीद लगा सकते हैं कि गर्माहट वो दिखाई जाएगी, रिश्तों की गर्माहट दिखाई जाएगी, या फिर अगर रिश्ते में गर्माहट दिखा भी दिया जाए तो जब समझौतों की बात आएगी तो क्या बहुत ही सीमित तरीके से भारत का रवैया नजर आएगा? खास करके डिफेंस को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि हम S-500 खरीदेंगे, हम सबमरीन खरीदने जा रहे हैं। सुनील सर। धन्यवाद नेहा जी। जी, भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने रहे और हर मौके पर रूस या उस पहले का सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा रहा। दोनों देशों के बीच जो अहम बहुत महत्वपूर्ण संपर्क रहे हैं वह ऊर्जा के क्षेत्र में रहे हैं और सैन्य सहयोग के क्षेत्र में रहे हैं। जी, सबसे अहम सहयोग दोनों इन्हीं दो क्षेत्रों में रहा, ज्यादा अन्य क्षेत्रों में भी रहा है, एजुकेशन में भी रहा है, व्यापार भी है, लेकिन ये उल्लेखनीय है। तो इन दोनों क्षेत्रों में कोई समझौते होते हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और भारत रूस के साथ अपने इस सहयोग को कभी छोड़ नहीं सकता। आज जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरह की जटिलताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह का आपका सहयोग चाहिए, इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास रूस जैसा एक ऑल वेदर फ्रेंड हो, हमेशा आपके साथ हो, हर मौसम में साथ हो। जी, हाँ। और वो उसके पास है कि नहीं, जो आप अगर भारत कुछ कह रहा है तो उसके साथ खड़ा है। और अगर आप इतिहास में अतीत में जाइए तो आपको लगेगा कि हर मौके पर अंतर्राष्ट्रीय
द्विपक्षीय संबंधों में के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अब रूस ने भारत का साथ दिया है। जी। तो पुतिन की जो यह यात्रा हो रही है, निश्चित रूप से एक बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय माहौल में हो रही है। जब अमेरिका के ट्रम्प साहब का ढेर सारा प्रतिबंध है भारत के साथ, भारत के प्रति, लेकिन आप याद कीजिए कि जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया था तो इसी तरह के प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे, लेकिन रूस के साथ हमने अपने संबंधों को कमजोर नहीं किया। जी। वो हमारे संबंध हमेशा मजबूत रहे। जी। तो जी। उससे हम उन संबंधों में कोई कमजोरी नहीं आई या किस तरह की शिथिलता नहीं है। और भारत के साथ रूस खड़ा भी रहा। आज जरूरत भी है। सैन्य समझौता भारत के लगातार अमेरिका दबाव बनाए हुए है कि उसके साथ आयुध की खरीदारी की जाए। जी। जी। भारत के लिए बहुत दबाव है अमेरिका की ओर से। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि अभी तो अगर आपसे कोई साजो सामान खरीद भी लिया जाए, जब जरूरत पड़ेगी तब आप क्या करेंगे? क्योंकि जब जब जरूरत पड़ी है, अमेरिका ने हमारे विरोधियों का साथ दिया। जी। चाहे वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया हो या वो रूस के साथ दिखाई पड़ जाए, अरे चीन के साथ दिखाई पड़ जाए, हमारे साथ उस मजबूती के साथ कभी दिखाई नहीं पड़ा। उसके व्यापारिक हित हमेशा महत्वपूर्ण है। रूस ने अपने व्यापारिक हितों की उतनी चिंता नहीं की जितने अपने संबंधों की चिंता की। पर यहाँ पर जैसा आपने कहा, आप अपनी बात पूरी कर ले, लेकिन एक सवाल जोड़ देते हो। आपने कहा एनर्जी, ये भी बहुत ही एक जो है क्रूशियल सेक्टर है दोनों देशों के रिलेशंस में, लेकिन एनर्जी पे ही तो रूस ने एक भारी भरकम जो पेनाल्टी लगाई और उसके बाद से लगभग 60 से 70% जो है रूस से तेल का जो ऑर्डर है वो रोक दिया गया, उसमें गिरावट देखी गई है। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन अब इस रोक के पहले स्थिति क्या थी? जो भारत तेल और नेचुरल गैस आयात करता है उसका 30 से 35% रूस खरीद रहा था। ये जो खरीदारी भी हो रही थी वो निजी प्रतिष्ठान कर रहे थे, सरकार की ओर से उतनी खरीदारी नहीं थी जितनी निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो कर रही थी। उन निजी कंपनियों को प्रभावित करने की कोशिश की अमेरिका ने। आप सोचिए कि क्या पहले की स्थिति क्या थी जी। कुछ मैंने 2.5 बिलियन या 3.5 बिलियन की खरीदारी थी रूस के साथ पहले तेल की, और आज जी 30 से 35 बिलियन की हो गई। तो स्थिति है कि हमारी निर्भरता रूस के प्रति बढ़ती जा रही है ऊर्जा के क्षेत्र में, और रूस की तरफ से ढेर सारे छूट भी भारत को मिली है। रुपए में व्यापार करना, रियायती दरों पर तेल की आपूर्ति, हर समय आपूर्ति को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई कीमतों का असर न पड़ने देना, ये सामान्य बातें नहीं होती ना, बहुत बड़ी बातें होती हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसने हमेशा हमेशा भारत के हितों की, वह व्यापारिक हितों के साथ साथ भारत के हितों की भी उसने चिंता की है। बिल्कुल। एक ब्रेक लेती हूँ मैं, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, स्ट्रेट टॉक में लौटेंगे एक ब्रेक के बाद और समझने की कोशिश को आगे बढ़ाएंगे कि क्या अमेरिका को अब लाल आंखें या फिर जो है नज़रें टेढ़ी करके भारत या फिर भारत के प्रधानमंत्री देखेंगे, खास करके तब जब पुतिन से वो गले मिलते हुए नजर आएंगे, या फिर वो प्रोटोकॉल तोड़कर उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पहुँचेंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और चलेंगे प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन के पास। प्रोफेसर निहालुद्दीन, क्या ऐसा है जैसा कि लगातार ब्लैकमेलिंग अमेरिका की तरफ से हो रही है और ट्रंप की तरफ से लगातार भारतीय संप्रभुता का कोई सम्मान नहीं, इसका प्रदर्शन हो रहा है कि मैंने सीज फायर कराया, और ऐसा भी दिखता है कि ट्रंप से आमना सामना करने से बच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे वक्त में जबकि भारत के ट्रेड पर और खास करके रुपए की जब हालत लगातार खराब हो रही है, खस्ता हो रही है, ऐसे में ट्रेड को लेकर कुछ वैल्यूएबल या फिर इम्पोर्टेंट डिसीजन या डील्स निकल कर सामने आ सकते हैं रूस के साथ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को हामी दी जा सकती है। अगर मैं डिफेंस से हटकर सिर्फ ट्रेड पर आपसे समझने की कोशिश करूं और एनर्जी पर भी। जी देखिए, हमारा जो रिश्ता है रशिया से, एक तो पॉलिटिक्स का है, फिर डिफेंस का है जैसे आपने कहा, लेकिन और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का भी है जी, और हमारा एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन का भी है। ये भी आज का मौजू बहुत अच्छा है एंटी टेररिज्म का बात करने की, और न्यूक्लियर एनर्जी, और जो आपने अभी कहा कि तेल की जो बात आपने की, हम पहले भी
न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा उनका रिश्ता रहा है। और मैं समझता हूँ कि हम कुछ भी कहें, आज भी हमारे पास 23 न्यूक्लियर रिएक्टर आज भी काम कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं। और हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं, मनमोहन सिंह के ज़माने में भी इस पर ट्रेड पे बात हो चुकी है। हम रशिया के साथ इस पर बात कर चुके हैं। और हमारा जो अभी बात कर रहे हैं आप, जो रेसिप्रोकल जो एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिकली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा आज भी रिश्ता है अमेरिका से, जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज और लॉजिस्टिक है। हमारे जहाज़ कभी अब उनके जहाज़ आए तो हमारा एयरपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा पानी का बंदरगाह इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज़ हम अगर रशिया से कर रहे हैं तो हमारी कोई, मैं समझता हूँ जैसा उम्मीद की जा रही है वो अगर होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अमेरिका इसको बुरा मानता है तो भाई, हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो है ही है, हम सॉवरेन कंट्री हैं, हम किसी के दबाव में काम तो नहीं कर सकते। आई एम नॉट ए बनाना रिपब्लिक। हमें अपना इंडिपेंडेंट असर्शन करना चाहिए और यही हमारी मजबूती हो, यही हमारी ताकत होगी। जितना हम अमेरिका के सामने उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे उतना हमारी कमजोरी वो समझेगा और वो उसका फायदा उठाया। यही हुआ, आज देख लिया पाकिस्तान के सामने जब ये हमारा सिंदूर हुआ तो उसने खुल करके उनका साथ दिया, हमारे साथ तो खड़ा नहीं हुआ। रशिया तो फिर भी हमारे साथ, उनके साथ भी नहीं रहा। और चाइना के साथ वो खड़ा हो गया, चाइना भी हमारे साथ कभी नहीं खड़ा होता। आज जो रशिया यहाँ विजिट कर रहा है उसमें मैं समझता हूँ जहाँ अमेरिका को तकलीफ हो रही होगी, आज चाइना को भी तकलीफ हो रही है। चाइना चाहता है कि इंडिया आइसोलेट रहे, लेकिन आज उसको अगर हमारी रिश्ते अच्छे बनते हैं रशिया से तो उसको, क्योंकि रशिया उसका भी अच्छा पार्टनर है और कभी उसका सुपर बॉस भी रहा है। आज भले चाइना इंडिपेंडेंट अपने को महसूस करता है, आज उसकी ताकत बढ़ गई है, लेकिन आज भी रशिया किसी इतना कमजोर नहीं है। तो आज की दुनिया में रशिया एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हम उसके साथ अगर खड़े होते हैं और वो खड़ा होता तो इसमें हमारे लिए कोई अच्छी बात होगी, मैं समझता हूँ। और जहाँ तक सवाल है कि हमने कुछ तेल एनर्जी के सेक्टर में हमने कुछ दबाव में हमने कम खरीदा है, ये तो सही है कि हमने कुछ कम अपनी खरीद कम कर दी। और जैसा अभी सुशील जी ने कहा कि कोई हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई पॉलिसी, वो तो प्राइवेट तेल खरीद फरोख्त हो रही थी। तो हम समझते हैं कि जो ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक का जो मामला है ये हो जाना चाहिए। और जब हम, अमेरिका को पता होना चाहिए कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो रशिया इसको सपोर्ट करेगा। वो हो सकता है जो S-400 की बात कर रहे हैं हम S-500 की लेने की बात कर रहे हैं, या सुजुकी जो है, तो ऑल जितने भी ये जो इंस्ट्रूमेंट जो है आज भी रशियन आर्मी के जो एम्यूनिशन है उसका कोई मिसाल नहीं है। अमेरिका उसका बराबरी नहीं कर सकता। रशियन आप देख लीजिए कि USSR के ज़माने से रशिया हमेशा एज रहा है जहाँ तक मिलिट्री का सवाल है। अमेरिका तो आज ज़रूर, चूंकि वैक्यूम मिल गया 30 सालों का 91 के बाद से रशिया USSR के बिखरने के बाद, तो उसका कुछ आज वो राइज कर गया है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी आज मैं समझता हूँ कि डिफेंस में बराबरी नहीं, अभी भी बराबरी है, कोई अपर हैंड नहीं है उसका। तो जहाँ तक सवाल है हमारा ट्रेड का और एनर्जी का, हमारे उनके साथ जाना चाहिए, हमें रशिया के साथ। और हमारी, मुझे उम्मीद है कि एक एजेंडा उनका न्यूक्लियर एनर्जी का भी है, इस पर भी हमें उनके साथ आगे बढ़ के हमारे समझौते होने चाहिए और हमें उसकी दिशा में काम करना चाहिए। जी, एक सवाल ये कि ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है भारत जनवरी में, तो इस लिहाज से भी जो रूस के साथ ये जो अभी ताज़ा यात्रा है पुतिन की, इसमें काफ़ी कुछ अपेक्षाएं हो रही हैं कि कुछ दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स है वो थोड़ी ऐसे शिफ्ट होती नज़र आ सकती है, खास करके जो भारत की भूमिका पर सबकी नज़र है। इस यात्रा पर वो भूमिका भी एक नया शेप लेते हुए या फिर रीशेप करते हुए भी दिख सकता है। जी देखिए, ब्रिक्स में तो अमेरिका चाहता नहीं, अमेरिका तो बहुत दबाव बना रहा है। और जहां तक सवाल है, देखिए हमने रशिया के साथ, रशिया ने हमारे साथ जो हमारा ट्रेड किया वो रुपयों में किया है। आज जो है वो $1 की कमी हमारे पास बहुत है। और हम अगर हमारा आयात तो हम निर्यात तो कुछ कर नहीं रहे अमेरिका को, तो हमारे पास तो हम आयात ही करते हैं, तो हमारे पास तो अगर वर्ल्ड में एक मोनोपोली बनी रहेगी। और देखिए आज $90 के आसपास पहुंच गया है। तो हमारे पास तो अगर देखा जाए तो इम्बैलेंस है इस वक्त हमारे पास डॉलर का। और अगर हम ब्रिक्स को मजबूत बनाते हैं तो एक मजबूत जवाब होगा अमेरिका की जो हेगेमनी है, जो अमेरिका की मोनोपोली है, उसके लिए एक जवाब देना जरूरी है। और ब्रिक्स का में अगर जहां तक अभी तो हम बात ही कर रहे थे कि रुपये को हम उसका अपनी अलग करेंसी बनाएंगे, जिसमें अमेरिका ने आते ही बहुत ज़्यादा सख्त एतराज़ किया और ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में बात की। तो अगर ब्रिक्स में जो हमारा रोल है वो मजबूती से हमें दिखाना चाहिए और अमेरिका की जो हेगेमनी है डॉलर की, उसे भी हमें
उसका जवाब देने के लिए एक नई करेंसी का तो जरूर पैदा करना चाहिए, चाहे जो भी करेंसी हम पैदा करें। ये जरूरत है आज के ट्रेड में, नहीं तो ये मोनोपोली उसकी जो है अमेरिका की, इसी तरह कभी 25% बढ़ा देगा, कभी 50 कर देगा, कभी, तो ये जो चीज़ है अनसर्टेनिटी, इट हैज टू बी रिड्यूस्ड। जी सुनील सर, आप कैसे देखते हैं कि ब्रिक्स देशों को लेकर जो यूएस हमेशा से अपने तेवर दिखाता आ रहा है, अब इस दौरान भी और दिसंबर में पुतिन की यात्रा और फिर जनवरी में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ब्लॉक को जो है मजबूत होता हुआ कहा जा सकता है कि अमेरिका को कितनी भी मिर्ची लगे लेकिन ये ब्लॉक मजबूत हो रहा है। जी नहीं, यह ब्लॉक मजबूत होना भी चाहिए, और अमेरिका तो कभी इस ब्लॉक को मजबूत होते दिखना नहीं चाहता जी। ब्रिक्स को कब अमेरिका ने स्वीकार किया कि मजबूत हो जाए? आप सोचिए कि ब्रिक्स एक अपनी नई मुद्रा डेवलप कर रहा है, इसको लेकर के ट्रंप ने कितनी आपत्तियां दाखिल की थी। अरे ब्रिक्स क्यों बना था? जी रीजनल सहयोग के लिए तो बना था ये। और अगर इन देशों के बीच में क्षेत्रीय सहयोग नहीं होगा और ये अपने क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तो इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या माने है? और ब्रिक्स के में हमेशा से रूस ने भारत का साथ दिया और एक बड़ा सहयोगी है। तो ये देखिए, यह यात्रा अपने आप में लगभग 4 साल के बाद यात्रा हो रही है। भारत रूस संबंधों में प्रतिवर्ष राष्ट्र प्रमुखों के स्तर पर 1-to-1 बातचीत का प्राविधान है, लेकिन इधर 4 वर्षों से पुतिन ने भारत की यात्रा नहीं की। तो एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से भी, जबकि भारत के ऊपर अमेरिका के तमाम तरह के प्रतिबंध है। हाँ, बावजूद इसके इन दोनों देशों के बीच अपने संबंध को रखने में भारत को एक बहुत सूझबूझ से साथ काम लेने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो उन गिने चुने देशों में से भारत जिसका व्यापार जिसके साथ भारत का व्यापार फायदे का व्यापार जी, सरप्लस का व्यापार है। और ढेर सारी सामग्री ऐसा है, ढेर सारे उत्पाद भारत के ऐसे हैं जो अमेरिका के बाजार में जाते हैं और बिकते हैं। जो जिस तरह के टैरिफ लगा करके ट्रंप ने उसको प्रभावित करने की कोशिश की है, यह किस तरीके से इसका समाधान खोजा जाए, क्योंकि जब आप देखिए कि इसका नुकसान तत्काल आपको देख रहा है। 90 रुपए से अधिक पे डॉलर की कीमत हो गई है। जी जी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में पहली बार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप इन स्थितियों से कैसे, आप ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और हमारे राष्ट्र नायकों ने पहले भी ऐसा नहीं था कि जब हमारे सोवियत संघ के साथ बहुत अच्छे संबंध थे तो हमने अमेरिका की अवहेलना कर दी या अमेरिका के साथ कोई तनाव की स्थिति बनने दी। दोनों के साथ अच्छे संबंध बना के रखे। और भारत ने अपने सुरक्षा के लिहाज से, व्यापारिक संबंधों के लिहाज से, ऊर्जा के हिसाब से, शिक्षा के क्षेत्र में पीपुल टू पीपुल कॉन्ट्रैक्ट में रूस के साथ, सोवियत संघ के साथ बहुत अच्छा संबंध रखा, किसी की परवाह नहीं की, और सोवियत संघ ने भी किसी की परवाह नहीं की। लेकिन आज की स्थिति ये जरूर है कि आप अमेरिका को एकदम छोड़ नहीं सकते, या अमेरिका को एकदम से अलग, या अमेरिका आप केवल रूस पर निर्भर हो जाए, ये संभव नहीं है। जी, इन दोनों देशों, अपनी विदेश नीति इन दोनों देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए एक बैलेंस का नीति आपको अपनानी पड़ेगी। जी, लेकिन भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमेरिका से प्रभावित रही, अब उसमें एक नया मोड़ या फिर एक बड़ा बदलाव क्या इसकी अपेक्षा की जा सकती है? क्योंकि पुतिन अब आ रहे हैं नई दिल्ली, और खास करके 4 सालों के बाद आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन वॉर के बीच आ रहे हैं, और ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब यूएस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग चल रही है पीस प्लान को लेकर। अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वो भी चीन यात्रा पर पहुंच गए हैं, वहां पर भी यूक्रेन युद्ध की बातचीत हो रही है। तो जो एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो रही है भारत को लेकर, इसको समझने का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि भारत किस तरीके से जो है अपने संबंधों को और मजबूत बनाता हुआ या फिर किसी बड़े ट्रेड डील पर करार करता हुआ नजर आ सकता है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलेंगे प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन के पास। निहालुद्दीन सर, इस वक्त जब भारत और रूस दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत नज़र आती है, भारत रुपए की गिरावट का सामना कर रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बेशक आंकड़े बताते हैं कि 8.2% की जीडीपी है, लेकिन असल में जो जीडीपी है ये काफ़ी कम हो सकती है। तो एक चुनौती तो ये है, और दूसरी बात ये है कि रूस भी यूक्रेन युद्ध को इतने वर्ष हो चुके हैं कि उसकी भी आर्थिक ताकत जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी है। तो ट्रेड के सेक्टर में आप कौन सी संभावनाएं और देखते हैं? डिफेंस तो चलिए, क्योंकि तकनीक ट्रांसफ़र को और नो लिमिट्स पार्टनरशिप का ऑफर पहले ही पेश किया जा चुका है रूस की तरफ से। तो फिर ट्रेड को लेकर, और क्या ये एक सेटबैक अमेरिका को नहीं होगा और अमेरिका इसे होने देगा? एक जानकारी मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ कि G20 से साउथ अफ्रीका को हटाकर पोलैंड को अमेरिका ने इस बार शामिल कर लिया, क्योंकि वो G20 की अध्यक्षता इस बार कर रहा है। जी देखिए, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है और उसकी ट्रेड नीति का सवाल है, वो किसी प्रिंसिपल पे आधारित नहीं रही है कभी अमेरिका की नीति। वो तो लेन देन पे आधारित रहती है और बहुत ही अप्रत्याशित रूप से वो बदल जाती है, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में। और ऐसे में हम उसकी इस सनक भरी योजनाओं का साथ देते रहे तो हम तो डूब जाएंगे। हमारी व्यवस्था को इतनी बहुत सॉलिड और कंसोलिडेटेड नहीं हुई है अभी हम लोग ग्रोइंग की स्टेज में है। इसलिए हमें अपनी ऑटोनॉमी जो है बना के रखनी होगी और स्ट्रेटेजिकली बना के रखनी होगी। और रशिया के हमारा ट्रेड जो है, एक ही बास्केट में सब अपने अंडे नहीं डाल देंगे हम। अगर डाल देते हो तो बहुत नुकसान उठाएंगे। इसलिए रशिया के साथ हमें बैलेंस तरीके से हमें ट्रेड करना होगा, और ये कड़वी सच्चाई है। इसमें हमें बहुत ही जैसे कहते नहीं कि तागे पे तलवार के धार पे चलना होगा। इसमें बहुत ऐसा भी नहीं कि हम, जैसे भी कहा हमारे साथी सुशील जी ने, कि हमें उसको भी नाराज नहीं करना है। हमारी जो भारत की विदेश नीति है वो बहुपक्षीय होनी चाहिए, कोई एक पक्षी नहीं होनी चाहिए। किसी के खिलाफ नहीं हम कर रहे हैं, हम तो अपनी स्वायत्तता को बनाए रखते हैं, अपनी सॉवरेनिटी को बनाए रख करके हम अपनी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। जैसे रक्षा की जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, ऊर्जा की जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने क्वाड भी ज्वाइन किया। जहां हम ब्रिक्स के मेंबर हैं वहीं हम क्वाड के भी मेंबर हैं। देखिए, हमने वहां बैलेंस बनाने की कोशिश की है। क्वाड में जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया। और वो क्यों है? वो ब्रिक्स के ही, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो ब्रिक्स के खिलाफ है, तो काउंटर करने के लिए बनाया गया है। और खासतौर से साउथ पैसिफिक में जो अपनी प्रेजेंस को और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। तो अमेरिका पर खाली निर्भरता कर देना भारत की कोई अक्लमंदी नहीं होगी। और इसलिए हमें भारत को सेमीकंडक्टर चाहिए, फार्मा लॉजिस्टिक चाहिए, इंडो पैसिफिक सुरक्षा में हमारी अहम साझेदारी होनी चाहिए। तो अमेरिका के दबाव बना सकता है, लेकिन वो हमेशा दबाव बना करके हमें कमजोर करता है। और खासतौर से ट्रंप की जो अप्रत्याशित नीतियां बनती हैं, उससे हमें हिंदुस्तान को, लेकिन चीन बहुत प्रभावित करती है और नुकसानदेह होती है। जी, ये वो दौर भी है जब रूस और चीन बहुत ज़्यादा करीब आए हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि रूस पर भी जो है 100% भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूस इस वक्त चीन के दबाव में भी फैसले ले सकता है। और रूस और पाकिस्तान के बीच कई समझौतों की बात सामने आ चुकी है। तो ऐसे में चीन को लेकर रूस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? देखिए, चीन का और रूस का तो साथ पुराना है, भरोसे की बात नहीं, वो साथ पुराना है। और जैसे हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन रशिया से है, वो चाइना के साथ भी है। और चाइना के साथ तो कुछ उनकी आज़ादी के पहले जो कम्युनिज्म की मूवमेंट चला, उसमें रशिया ने बड़ी मदद की। रशिया उसके चाइना के उनके ऐतिहासिक रिश्ते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता वर्ल्ड में कि अगर वो चाइना से अच्छे रिश्ते हैं तो हमसे खराब हो जाएंगे। हमारे रिश्ते हमारी बुनियाद पे बनते हैं, उसके रिश्ते उनके बुनियाद। हमारे 4 दोस्त होते हैं, चारों दोस्त के साथ हमारे संबंध अलग अलग नीतियों पर। हम अपने समाज में देखते हैं कि हम किसी एक के साथ किसी वजह से हैं, किसी एक के साथ किसी वजह से हैं, और हमारी दोस्ती बड़ी प्रकार की है। हो सकता है वो दोनों दोस्त अपने में दोस्त ना हो, लेकिन हमसे उनकी दोस्ती रहती है। तो यही हाल देशों में भी लागू होता है, जियो पॉलिटिक्स पे लागू होता है। लेकिन इसलिए जी निहालुद्दीन सर, इसीलिए एक उदाहरण यहाँ पर रखती हूँ कि जब पाकिस्तान के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो रूस भी जो है वो भारत के साथ खुलकर सामने नहीं आया था। तो ये सवाल मैं सुनील सर से लेना चाहती हूँ, जब प्रेशर बनता है और जब वाकई में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तब रूस की जो भूमिका रही है सुनील सर। नहीं,
हर इस कॉन्फ्लिक्ट में भी अगर आप याद कीजिए जो अभी मैं अभी पहलगांव के पाकिस्तान के साथ जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट रहा, पहलगांव, वही मैं कह रहा हूँ, पहलगांव की घटनाओं को लेकर के, तो पहलगांव घटना के लिए कुछ ने पाकिस्तान का, कोई इजराइल की तरह से पाकिस्तान का साथ थोड़ी दिया। आप इस युद्ध जो आपने जिन सामग्री, जिन मिलिट्री उपकरणों का आपने उपयोग किया, सब सोवियत संघ से प्राप्त है। जी कोई ऐसा था क्या जिसको आपने किसी नहीं, अन्य देश से पर वो खुलकर सामने आ सकता था कि हम भारत के साथ हैं इस संघर्ष के समय, जैसे कि नहीं, पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा रहा। नहीं, चीन वो आपके उसकी आवश्यकता थी क्या? कोई उसने विरोध में काम तो नहीं किया ना। ये सही है कि और खुल करके आता तो उसकी आप और मैं सराहना करती, लेकिन जो भूमिका अमेरिका ने अदा किया पाकिस्तान के लिए, उस तरह की नेगेटिव भूमिका तो रूस ने अदा नहीं की। और चीन, निश्चित रूप से चीन उनके साथ था, चीन ने अपने साजो सामान दिए, तो रूसी साजो सामान हमको मिले। चीन रूसी साजो सामान के साथ हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध तो था नहीं कि इन आयु सामग्री का उपयोग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं था। जी सवाल देखिए, रूस के साथ जो हमारे संबंध हैं वो बहुत ही टेस्टेड है, और तो आप सपोर्ट करेंगे कि भारत को भी नो लिमिट्स पार्टनरशिप ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? यह एक शब्द, एक आपने शब्द पकड़ लिया कि नॉन लिमिट्स पार्टनरशिप। नॉन लिमिट्स पार्टनरशिप है, आप मुझे ऑलरेडी है। बताइए, किसी सीमा, किसी भी क्षेत्र में क्या कोई सीमा है क्या? कितने रुपए से ज्यादा का व्यापार नहीं करेंगे, या इतने इस क्षेत्र के अलावा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जी अगर हम न्यूक्लियर पावर में हम इतना उपयोग कर रहे हैं तो इससे के अलावा इस और अब आगे कोई सहयोग नहीं करेंगे। एक बहुत ही ट्रस्ट, ये दोनों के बीच में आपसी संबंधों की और आपसी अविश्वास की, आपसी विश्वास की चरम स्थिति है दोनों देशों के बीच में। जी जी और आप ये देखिए कि रूस एक ऐसा देश है जिसके विदेश नीति में कोई टाइम टू टाइम या आदमी को देकर के, नेता को देकर कोई परिवर्तन नहीं आता रहा। और वही देश दुनिया के पैमाने पर अस्थायित्व की बात आती है उसके विदेश नीति के संबंधों में, जिसकी विदेश नीति अस्थायी हो, अगर आप उसको अपनी डोमेस्टिक नीति के आधार पर निर्धारित करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप दुनिया के पैमाने पर आपका वो विश्वास नहीं बनेगा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए आवश्यक है। जी जी तो रूस के साथ भारत के संबंध जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डिफेंस का मामला है, ये एनर्जी का मामला है, एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है, ये बहुत ही प्रगाढ़। और दूसरी चीज भी आप सोचिए, देखिए मैं मास्को में जाके देखा, मास्को में मैंने बांग्लादेश का कपड़ा बिकते हुए देखा, बांग्लादेश की कालीन बिकते हुए देखी, भारत की भी कालीन बिकते हुए देखी। जी तो विभिन्न, लेकिन एक दूसरे देश की कीमत पर कोई देश अपने रिश्तों को निर्धारित नहीं करता। भारत सोवियत संघ के लिए आज, कल के सोवियत संघ और आज के रूस के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश है, और अब रूस हमेशा इस बात को दोहराता रहा, भारत के साथ कभी उससे दूरी नहीं। आप सोचिए ना, अभी नहरुद्दीन साहब ने जो बात कही कि रूस और चीन के साथ बड़े ऐतिहासिक संबंध है, परंपरागत संबंध है, लेकिन चीन के साथ हमारे रिश्ते खराब होने के बावजूद रूस, सोवियत संघ ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। जी ये नहीं था कि वो चीन के साथ खड़ा हो गया। जिस तरह के सैन्य सहयोग हमारे साथ रूस का बना रहा, वो उस दौर में बना रहा जिसमें मुझे उसकी आवश्यकता थी, जब हमारे संबंध चीन के साथ तनावपूर्ण थे। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आज जो पुतिन का दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह निश्चित रूप से भारत को इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए, पूरा फायदा उठाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह अन्य देशों के साथ अपने संबंधों की कीमत पर नहीं होना चाहिए, द्विपक्षीय संबंधों पर, द्विपक्षीय संबंधों के हित को ध्यान में रख करके तो जो एक बात आपने कही सुनील सर की, मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए भारत को, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ कि राहुल गांधी भी मिलना चाहते थे लेकिन उनको मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। तो क्या भारत वाकई में इस स्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए दिख रहा है? ये दोनों देशों के जो रिश्ते हैं इसकी पोटेंशियल का जो पूरा इस्तेमाल करता हुआ दिखता है अपने हितों को साधने के लिए, और जो स्ट्रैटेजिक हित है उसको साधते हुए। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन के पास लेकर चलेंगे। निहालुद्दीन जी, जो राहुल गांधी की बात है, अगर भारत पूरी तरीके से इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है तो राहुल गांधी से मिलने देने में क्या हर्ज है? जी देखिए, ये तो एक
पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें हम क्या राय दे सकते हैं। अगर मिल लेते तो कोई बुराई नहीं है, उसमें क्या बुराई है, पोजीशन लीडर है, उनकी भी एक हैसियत है, और हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री, और जाते हैं लोग बाहर अपोजिशन लीडर से भी मिलते हैं। लेकिन अब ये बात तो हमें छोड़ देनी चाहिए कि हमारी जो पार्टी है गवर्नमेंट इस वक्त किस तरह इसको डील करती है। हम एक बात भूलते जा रहे हैं आज के पूरे डिस्कशन में जी। रशिया एक वैसा वो मुल्क है जिसने सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा हमारे साथ दिया है। हमारा वीटो, अपना वीटो इस्तेमाल किया कश्मीर पे इशू पे, और अमेरिका और किसी के भी हमेशा जब भी इस तरह की स्थितियां आई हैं, चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश का सवाल हो, वीटो पावर रशिया ने हमारे फेवर में इस्तेमाल किया है। और उसका आज तक किसी कंट्री ने, क्योंकि हमारे पास वीटो पावर नहीं इसलिए हमारी कमजोरी है, और हमारे लिए वीटो पावर हो उसके लिए उसने कोशिश भी की है कि इतने बड़े एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं और साउथ एशिया में हमें मिलना चाहिए। ये बात हमें देखनी चाहिए। जब हम 71 की लड़ाई हो रही थी उस वक्त हमारे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया हमारे साथ खड़ा था। आज सिर्फ वो खाली हम जो आज बात कर रहे हैं सिर्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं और ट्रेड की कर रहे हैं, लेकिन जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी होती है उसमें उसका बहुत बड़ा साथ रहा है हमारे लिए। वो कोई पैसे से और ट्रेड से नहीं खरीदा जा सकता। अमेरिका हमेशा अपना वीटो पावर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है, लेकिन रशिया हमेशा हमारे लिए नहीं, जितने भी ठीक है, लेकिन वहां पर 61 भारतीय फंसे हुए हैं। ये मुद्दा जुलाई में पिछले साल जब गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस बात को भी इतना समय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो इंडियंस फंसे हुए, जो रूसी आर्मी में उनको जो मजबूर किया जा रहा है, फ्रंट लाइन पर तैनाती की जा रही है, कई वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन उनकी रिहाई की कोई बात ही नहीं, कोई जो है कोई खबर ही नहीं, या फिर कोई एक्शन ही नहीं रूस की तरफ से। निहालुद्दीन सर जी, देखिए वो जो लोग गए हैं, मैंने पढ़ा है, वो खुद गए हैं, सरकार ने नहीं भेजा है। वो हम लोग वहां पे जो रहते हैं वहां कुछ लोग ज्वाइन किए, कुछ लोग यहाँ से घूमने गए थे वो भी ज्वाइन कर लिया। उनके साथ फ्रॉड हुआ है, वो खुद गए हैं लेकिन फ्रॉड हुआ है। जैसे भी है उनको ज्वाइन करा दिया आर्मी और उनको भेज दिया उस पे मोर्चे पे। ये तो एक तकलीफदेह बात है। इंडिया इसको नेगोशिएट करना चाहिए, वो आज भी मौका है, इसको नेगोशिएट कर सकते हैं। वो इतना बड़ा इशू नहीं है जो पूरे देश के हित में, उसके लिए हम इसीलिए ये इतना बड़ा इशू नहीं है जो कि रूस से करवाया ना जा सके। सुनील सर, आपकी टिप्पणी। नहीं, निश्चित रूप से इसका समाधान हो जाना चाहिए, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। और आप याद कीजिए कि जब इस विषय को लेकर के पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने बात किया था पुतिन से, तो इनको आश्वासन मिला था कि जो लोग सीमा क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको वापस बुलाया जाएगा और उन्हें भारत वापस भेजा जाएगा जो वापस जाना चाहते हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता कि रूस को कोई दिक्कत भी होनी चाहिए। देखिए, भारत के साथ जो संबंध, भारत का जो रूस के साथ संबंध है, उसी तरह से आज रूस को भी जरूरत है भारत की। जी बिल्कुल। जो यूक्रेन से लंबी लड़ाई चलने के बाद रूस की अर्थव्यवस्था पर उसका विपरीत असर पड़ा है। ऐसा नहीं कि रूस बहुत मजबूत स्थिति में है और उसको अपने सहयोगों की आवश्यकता नहीं है, उसको अपने सहयोगों की आवश्यकता है। तो इस रिश्ते में जो एक विश्वास बना हुआ है, एक जो गहराई रही है, उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। इस बिना पर कि और यह जिन दो क्षेत्रों में लगातार और संबंध रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है देश की सुरक्षा के लिए, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो और चाहे डिफेंस का मसला, चाहे न्यूक्लियर पावर का मसला, इन सभी क्षेत्रों में। और रूस ने इन क्षेत्रों में अपने सहयोग को कभी कम नहीं होने दिया। अगर आर्थिक स्थितियां कभी कमजोर हुई तो रुपए में व्यापार में के लिए तैयार हो, बड़ी छूट जी अपने कीमत में छूट देकर के आपको उसने तेल बेचने की कोशिश की, प्रतिबंधों की परवाह नहीं की। जब प्रतिबंध लगे तभी आपकी परवाह नहीं की। जी तो इन संबंध, लेकिन ये जरूर है कि ये आपकी विदेश नीति किसी एक तरफा नहीं होनी चाहिए। आप अमेरिका को भी नाराज कर दें, यह कहीं से भी उचित नहीं। पर आपकी एक छोटी टिप्पणी जरूर लेना चाहती हूँ कि जयशंकर जी की जो विदेश नीति रही है वो अमेरिका के प्रति ज्यादा जयशंकर जी का नाम ले रही। देखिए नेहा जी, इस सरकार में विदेश नीति कोई दिखाई पड़ता है क्या प्रधानमंत्री के अलावा? कोई नाम सुनते हैं आप? जी, जो कुछ भी है सब प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द है, नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द है। आप जयशंकर जी का नाम लेकर के क्यों उनको चर्चा में ला रही हैं? ये जो कुछ भी तय हो रहा है, जो कुछ बातें होती हैं, आप याद कीजिए ना, विदेशी यात्राओं पर हमने तमाम विदेश मंत्रियों की प्रधानमंत्रियों की यात्राएं देखी हैं, उसमें विदेश मंत्रियों की बड़ी भूमिका होती रही है। मोदी जी की पहली यात्रा याद कीजिए आप, 2014 में उन्होंने भूटान की थी। उस समय से लेकर के आज तक
किसी भी विदेशी दौरे पर आपको विदेश मंत्री दिखाई पड़े हो या कोई भूमिका अदा करते हुए दिखाई पड़े हो? ये देखिए, हमारे विदेश नीति की ही आलोचना होती है जी कि हम अपने घरेलू राजनीति के हिसाब से अपनी विदेश नीति भी संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं से भी किसी अच्छी विदेश नीति का लक्षण नहीं है। सरकारें आती हैं, नेता लोग बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, नेतृत्व बदलता है, लेकिन विदेश नीति में एक स्थायित्व की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है कि डिप्लोमेसी में स्थायित्व बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जयशंकर जी का नाम क्यों ले रही हैं? उनको बेचारे को रहने दीजिए। जो कुछ भी भारत की विदेश नीति है वो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द है। जी चलिए, इसलिए पीएम मोदी से अपेक्षा है कि वो किस तरीके से गर्मजोशी से स्वागत करेंगे और किस तरीके से इन संबंधों को और मजबूती प्रदान देते नजर आएंगे, गले मिलते नजर आएंगे। और क्या अमेरिका में जो है इस पर जो है कहीं ना कहीं आशंकाएं जो है बढ़ जाएंगी कि अब भारत जो है दोबारा से उस पाले में जा रहा है, उसको बुलाओ और अपनी तरफ लेकर आओ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर आपका भी, और प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन सर आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने वक्त दिया स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान और इंसाइटफुल इम्पॉर्टेंट जो है इनपुट्स इस कार्यक्रम के साथ जोड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि भारत और रूस की मित्रता इस अविश्वास और संघर्ष से भरी दुनिया में इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती है। देखेंगे किस तरह के करार निकलकर सामने आते हैं, किस तरह के समझौते होते हैं और किस गर्मजोशी से पुतिन का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए देखे जाएंगे। आप फीडबैक पहुंचाएं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर।